मित्रों, इसी आर्थिक प्रस्ताव पर विचार करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अपने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी। भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह जी, हम सबके नेता और मार्गदर्शक श्रद्धेय अडवाणी जी, भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई, लोकसभा में प्रतिपक्ष की नेता बहन सुषमा जी, राज्यसभा में प्रतिपक्ष के नेता जिन्होंने बहुत अभी विस्तार के साथ और कुशलता के साथ प्रस्ताव को हमारे सामने रखा, श्री अरुण जेटली जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू जी, श्री नितिन गडकरी जी, मंच पर विराजमान हमारे सभी जाज्वल्यमान नक्षत्र भारत की राजनीति के मुख्यमंत्रीगण और अन्य सभी पदाधिकारी, इस परिषद में पधारे हुए बहनों और भाइयों, श्री अरुण जी ने प्रस्ताव की सभी महत्वपूर्ण जितनी भी विशेषताएं हो सकती थी उन सबको रेखांकित कर दिया। मैं इस बात से सहमत हूं कि ये जो पिछला दशक रहा है, ये आर्थिक सर्वनाश का दशक था। पूरी अर्थव्यवस्था का सर्वनाश हुआ, कृषि का सर्वनाश हुआ, उद्योगों का सर्वनाश हुआ, विनिर्माण का सर्वनाश हुआ, बुनियादी ढांचे का सर्वनाश हुआ, रोजगार का सर्वनाश हुआ। शिक्षा तो ऐसी दुर्गति को कभी देखी नहीं थी जैसी आज है। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा बिल्कुल ध्वस्त है। स्वास्थ्य देश का, दुनिया के लोग हमारे भारत के भावी नागरिकों के स्वास्थ्य को, पोषण को देख करके दुखी होते हैं। कहते हैं ये कैसा देश है जिसमें सबसे अधिक कुपोषित बच्चे हैं, सबसे अधिक रोगी बच्चे हैं, सबसे अधिक विकलांग बच्चे हैं। 3 से 4% तक देश में अगर विकलांगता की जनसंख्या में वृद्धि हो जाए और वो रुकने का नाम ही ना ले, तो आप समझ सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है। प्रशासन ध्वस्त है और सबसे बड़ी खराब बात ये हुई है कि इस पिछले दशक में देश के नैतिक और मूल्यों में भारी गिरावट आई। बाजारी मूल्यों में तो आई, रुपए की कीमत गिरी है, वो तो एक कहानी है, लेकिन देश के नैतिक चरित्र में, नैतिक मूल्यों में भारी गिरावट आई। अपराध बढ़े हैं, महिलाओं की सुरक्षा घटी है, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़े हैं, वरिष्ठ नागरिकों के प्रति अपराध बढ़े हैं। ये जो कई बार लगता है कि केवल कानून और विधि की बात है, नहीं, इसके पीछे आर्थिक कारण होते हैं जो सामाजिक अपराधों को और अनेक सामाजिक विकृतियों को जन्म देते हैं। इसलिए अर्थव्यवस्था ये सामान्य केवल बाजार का भाव इसी से संबंधित नहीं है, रेवेन्यू के आने और जाने मात्र से संबंधित नहीं है। क्या हो रहा है देश में, देश की अर्थव्यवस्था के दूरगामी परिणाम क्या हो रहे हैं, ये समझने की बात है। अन्यथा देश की अर्थनीति को, जिसका भी उल्लेख हमारे अरुण जी ने किया कि उसको सुधारने का एक बहुत भारी जिम्मा आने वाली सरकार को अपने नरेंद्र भाई के नेतृत्व में उठाना पड़ेगा। गंभीर चुनौती है, आर्थिक चुनौती सामान्य नहीं है।
इसके साथ पर्यावरण भी जुड़ गया है। इस अर्थव्यवस्था ने हमारे सारे पर्यावरण को भ्रष्ट किया है। ऐसी ऐसी नीतियां बनाई हैं कि जिसके कारण से हमारे देश का पर्यावरण, जो किसी समय बहुत अच्छा माना जाता था, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बहुत किया। हमारे देश के जितने भी प्राकृतिक साधन थे उनकी लूट मचाई, लुटाया है उनको, बेहिसाब लुटाया है। अरुण जी ने तो केवल 2G का उल्लेख किया, लेकिन एक KG भी है, एक कोयले का भी है, खेल में भी घोटाला है, तेल में भी घोटाला है, रेल में भी घोटाला है। और इन सब घोटालेबाजों में से बहुतों को हमारी PSC की कमेटी ने जब उनके ऊपर जांच करके परिणाम दिए तो बहुत से लोग उसमें से जेल भी गए हैं, और अब जेल में भी घोटाला है। कोई जगह बची नहीं है जहां इन्होंने घोटाला न किया। और इस घोटालों ने, इन भ्रष्टाचार ने देश की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ के रखी। करोड़ों करोड़ों, लाखों करोड़ रुपयों के नुकसान हुए। उस विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता हूं, मैं रोज वही काम करता हूं। PSC के अध्यक्ष के नाते जो पार्टी ने मुझे काम दिया है, इन सारे घोटालों को देख रहा हूं तो मुझे लगता है कि ये देश चल कैसे रहा है। इतने घोटाले, इतनी लूट, ऐसी खसोट, नीचे से ऊपर तक, मंत्री शामिल, अफसर शामिल, व्यापारी शामिल, कौन नहीं शामिल। स्वास्थ्य घोटाला, लोग गांवों में दवाइयों के लिए तड़प रहे हैं और अस्पतालों के घोटाले हो रहे हैं। हमने जांच की कि जब ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन की जांच हो रही थी तो गांवों में जहां अस्पताल बनना चाहिए था, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र बनना चाहिए था, नहीं। और जहां था उसमें या तो कंडे रखे हुए थे, उपले रखे हुए थे, लकड़ी रखी हुई थी, या किसी ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अपना गोदाम खोल रखा था, या लोग वहां बैठ करके जुआ और शराब थे। जहां दवाइयां मिली वहां 3 साल पुरानी दवाइयां बांटी गई। लोग जेल गए, मंत्री जेल गए, निकाले गए, IAS अफसर जेल में बैठे हुए हैं। घोटाले। और जब ये घोटाले पकड़े गए तो बजाय इनको ठीक करने के, लोगों को दंडित करने के, सरकार इनको बचाने के लिए गई है। अभी कल मैंने पढ़ा, प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विरोधियों ने और CAG ने ऐसा वातावरण पैदा कर दिया कि अर्थव्यवस्था खराब हो गई। जी नहीं, ये गलत बात है। अर्थव्यवस्था खराब आपकी दुर्नीतियों से हुई है, आपकी गलत नीतियों से हुई है, आपके भ्रष्टाचार से हुई है। और ऐसा भ्रष्टाचार है कि जिसकी सुई इस सरकार में कोई बचा नहीं है जिसकी तरफ न जाती हो। ऐसे ऐसे लोगों ने लिखे हैं कि ये FAM, ये पैसा FAM को गया है। FAM जो है ये फैमिली का थोड़ा सा शुरुआत करते हैं, FAMILY होता है, तो FAM को गया है भ्रष्टाचार का पैसा। क्या बात, रिकॉर्ड्स में लोग कहते हैं कि हमने फैमिली को पैसा दिया। भ्रष्टाचार पर आधारित ये सरकार है, ये बनी भी भ्रष्टाचार से थी। आपको याद होगा कि जो पैसा देकर के वोट खरीदे थे इन्होंने पिछली सरकार में, न्यूक्लियर डील के समय बचाया था अपने आप को विश्वास के प्रस्ताव। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये सरकार भ्रष्टाचार से पैदा हुई है, भ्रष्टाचारियों द्वारा चलाई जा रही है और केवल भ्रष्टाचारियों का भला कर रही है। इसकी नीतियां आम आदमी के साथ, जनता के साथ, गरीब आदमियों के साथ नहीं। और ये लोगों में विक्षोभ है, इसके लिए गुस्सा है, क्रोध है, वाजिब क्रोध है। सार्वजनिक धन का ऐसी खुली लूट आजादी के बाद कभी नहीं देखी गई। आजादी के पहले अंग्रेज मचाते थे, वो एक अलग बात है, लेकिन आजादी के बाद इतनी बड़ी मात्रा में देश की अर्थव्यवस्था को लूट खसोट के द्वारा कुछ परिवारों में, कुछ लोगों में उस लूट के पैसे को बांटकर देश को बर्बाद करने की ये बहुत ही निर्लज्ज अर्थनीति की व्यवस्था रही।
अब बार बार सरकार कहती है कि हम क्या करें या आप क्या करें। कहते हैं हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कभी कभी कहते हैं कि महंगाई इसलिए बढ़ गई है कि लोग ज्यादा खाने लगे। एक बहुत बड़े कानूनी दांव इसमें मिनिस्टर हैं, वो कहते हैं कि सब्जियों के दाम इसलिए बढ़ गए क्योंकि गरीब लोगों ने 2-3 सब्जियां खाना शुरू कर दिया है। मैं गांवों में अक्सर जाता हूं, मैंने लोगों से पूछा भाई कितनी सब्जियां खाते हो? बोले साहब खाते हैं, यहाँ तो जितनी होती है सब बाजार में बेचने के लिए ले जाते हैं ताकि कुछ पैसे मिलें और अनाज खरीदें और अपना काम चलाएं। ये 3 सब्जियों का सवाल कहाँ से उठता? लोग जो 3 सब्जी खाते थे वो सब्जियों के दाम बढ़ने से 2 खाने लगे। प्याज नहीं खा सकते। पहले आदमी कहता था चलो दाल रोटी खा लेंगे, दाल महंगी हो गई। फिर उसने कहा चलो कोई बात नहीं है प्याज रोटी खा लेंगे, प्याज महंगा हो गया। उसने कहा चलो नमक रोटी खा लेंगे, नमक भी पूर्वोत्तर में उधर 100 रुपए किलो बिके। क्या सर ऐसा कहीं हो सकता? ऐसी कोई नीतियां इस देश में चलने दी जा सकती? ये क्या साउंड इकोनॉमिक्स है? इसे क्या आप एक अच्छी लोकहितकारी अर्थव्यवस्था बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही निकृष्ट प्रकार की अर्थव्यवस्था इस सरकार ने इस देश में चलाई। बहनों और भाइयों, राज्य का मूल वित्त होता है, धर्म का मूल भी वित्त होता है। अगर पैसा नहीं है तो राज नहीं चल सकता, पैसा नहीं है तो आप धर्म भी नहीं कर सकते। पैसा ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संपत्ति, धन, पूंजी ये देश में आनी चाहिए, बननी चाहिए। बना तो रहे नहीं, कहते हैं बाहर से ले आए। हमारे सुनाम धन्य वित्त मंत्री कहते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने का एकमात्र उपाय एफडीआई है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। अच्छा क्यों? हमने देश में पूंजी नहीं बन सकती? बोले वो बनी तो थी अटल जी के जमाने में, वो हमने लूट फूट करके खा पी डाली, भ्रष्टाचार में उसे नष्ट कर दिया। अब तो बाहर से ही आना। एफडीआई जितनी जरूरत होती है लोग लेते हैं, देश सरकारें लेती हैं, दी जाए। लेकिन कहाँ ली जाए, किस तरह से ली जाए, किस टर्म्स पर ली जाए, किसके फायदे के लिए ली जाए, उसका विचार होता है। किस क्षेत्र में ली जाए, उसके परिणाम क्या होंगे, उसको सोच समझ करके लिया जाए। लेकिन उनका नहीं, खुदरा व्यापार में एफडी ले आओ, रिटेल। हम लोगों ने उसका विरोध किया, पार्लियामेंट में विरोध किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं राजनाथ सिंह जी कि इन्होंने ऐलान किया था कि अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार बनेगी तो हम एफडीआई की जो ये खुदरा में नीति है इसको वापस करें। आपने ऐलान किया था, मैं इस बात से सहमत हूं, सही बात। खुदरा व्यापार में एफडीआई लाकर सरकार इस देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक पंगु बना देगी। जहां जरूरी है वहां उसके लिए निर्धारित है स्थान। लेंगे, उधार भी लेंगे, एफडीआई भी लेंगे, पैसा भी कमाएंगे, वापस भी करेंगे। मगर आज जो इन्होंने हालत बनाई है वो देख करके मुझे बहुत चिंता होती है। कितनी मात्रा में इस देश के ऊपर विदेशी पैसा, कर्जा हर तरफ से हो गया है, वो बहुत चिंता की बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे देश पर कितना कर्जा चढ़ गया है इनकी नीतियों से, तो आपको भी सुन के आश्चर्य होगा। 13 मई 2013 का जवाब दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक आरटीआई में। सरकारी लोन यानी सरकार ने जो कर्जा लिया है वो मल्टीलेटरल ऋण, वो भारतीय रुपए में 24 अरब, इकाई 2.5 हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब 10 खरब, 24 खरब रुपए। और बायलेटरल लोन ये 10 खरब। कुल मिलाकर के ये है हमारे देश में इस समय 34 खरब रुपए।
ढाई सैकड़ा से देखिए, निकाल लीजिए कितने शून्य लगेंगे, उतने रुपए का सरकारी लोन। और जो गैर सरकारी लोन है वो 4 खरब 92 करोड़, दोनों को मिला लीजिए। इतना कर्जा हमारे देश के ऊपर इस सरकार ने स्थापित किया। अगर ये कर्जा और संपत्ति पैदा करता है, रोजगार पैदा करता है, निर्माण में सहायता देता है, एक्सपोर्ट बढ़ाता है, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था को दृढ़ करता है, कोई हर्जा नहीं, कर्जा लेंगे देंगे। लेकिन ये गया कहां? इसका अधिकांश गैर उत्पादक कामों में गया है। कर्जा लेना बुरा नहीं है, व्यापार में कर्जा लेते हैं, जरूरत पड़ने पर कर्जा लेते हैं, मगर उसका सदुपयोग होना चाहिए। महंगाई अगर देश में निर्माण को, देश में रोजगार को बढ़ाने के लिए थोड़ी बहुत होती है, वो स्वीकार्य है, लेकिन फिजूल खर्ची से, नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस से अगर आप महंगाई बढ़ाते हैं, वो देश के साथ अन्याय है, वो बहुत ही खतरनाक अर्थव्यवस्था की तरफ ले जाता है। अगर यही हालत रही और देश के आंतरिक साधन नहीं बढ़े और ये विदेशी कर्जे सरकारी और